बाहर की तरफ इसको सेल के आउट सेल के बाहर इसको फेंक दिया जाए, ठीक है, सेल के बाहर अगर इसको निकाल दिया जाए, ठीक है, तो इसको इंट्रासेलुलर सबस्टेंस बोल देंगे, ठीक है, इंट्रासेलुलर सबस्टेंस। और अगर जो है सेल के अंदर ही है तो उसे वो जो है सेल के अंदर कुछ सिक्रीशन काम करेगा, ठीक है, पढ़ते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया सिंगल माइक्रोकॉन्ड्रियन अनलेस स्पेसिफिकली स्ट्रेन आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। ट्यूल के अंदर चला जाएगा अगर प्लांट सेल की बात की जाएगी तो देख रहे हैं ये सारी चीजें एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए कह रहा है कि जो एंडोमेम, इसलिए इनको हम लोगों ने क्या बोल दिया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, इसलिए इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला गया, क्योंकि देख रहे हैं आप एक का मान लीजिए इसका ये प्रोडक्ट है, अब ये गोली। तो हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? तो आशा है आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अहमद और मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बायोलॉजी। होप आप लोगों ने लास्ट क्लास देख लिया होगा, समझ लिया होगा और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जो क्लास है। आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है कि देखिए जैसे क्या होता है कि सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं तो ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनेल्स का जो है फंक्शंस एक दूसरे पे डिपेंड करता है, जैसे कि एक का प्रोडक्ट जो होता है जो बनाता है दूसरे के लिए वही चीज रिएक्टेंट की तरीके से काम आता है, ठीक है। तो मतलब एक कोई चीज बनाता है वो दूसरे के लिए काम में आ रहा है, वो कुछ बना रहा है वो तीसरे के लिए काम में आ रहा है। तो एक देख रहे होंगे कि इसमें एक सीक्वेंस दिख रहा है कि एक बना रहा है दूसरा उसका उसके प्रोडक्ट्स को अपने में काम ले रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर हैं, उनका फंक्शंस जो है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, उनका जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है कहीं ना कहीं एक साथ उनका काम आ रहा है। और जो कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका फंक्शंस एंटायरली डिफरेंट होता है, उनका एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए रिएक्टेंट नहीं बन रहा है। तो वही चीज है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जिनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। तो यही लिखेंगे कि इन सेल मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे यार हो गया आपका, गोल्गी हो गया, वैक्यूल हो गया, यहाँ पे लिख देते पहले लाइसोसोम, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया। दियर
तो इनके फंक्शन जो है कोऑर्डिनेटेड हैं, जैसे कि आपका हो गया ईआर हो गया, गोल्गी हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है। तो इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है, तो इनको हम लोगों ने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रख लिया। पर जैसे कि आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं है। जैसे आपका पेरोक्सिसोम हो गया, इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो इनको जो है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं माना गया है, ठीक है। तो जैसे आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, क्लियर। जैसे आपको जैसे बताऊं मैं कि मान लीजिए ये सेल है, ठीक है। एक बार इसको पिक्चर के थ्रू देख लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए क्या हो रहा है कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये ईआर है, ठीक है। इस पे लगा हुआ है राइबोसोम, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, मान लीजिए ईआर जो है आपका प्रोटीन बना रहा है, ठीक है। मान लीजिए प्रोटीन है, अब ईआर जो है प्रोटीन बना रहा है। अब ये ये प्रोटीन जो है आपका गोल्गी बॉडी में चला जाएगा। अब गोल्गी बॉडी में जाके इसका मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। अब इसमें इसका मॉडिफिकेशन होगा। अब एक गोल्गी बॉडी जो है इसे लाइसोसोम के फॉर्म में, लाइसोसोम के अंदर डाल देगी, किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में इसको मतलब कि पैक कर देगा, ठीक है। अब इसको इसका पैकेजिंग यहाँ पे होगा, गोल्गी बॉडी में इसका पैकेजिंग होगा, ठीक है। गोल्गी बॉडी में पैकेजिंग होगा। अब इस डिपेंड पे ये होगा कि ये अगर सेल के बाहर जाना चाह रहा है, ठीक है, अगर इसकी जरूरत सेल के बाहर है तो सेल के बाहर चला जाएगा, या अगर सेल के अंदर है तो सेल के अंदर इसका काम है तो सेल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब जरूरत पड़ेगा तो ये वैक्यूल के अंदर चला जाएगा, अगर प्लांट सेल की बात की जाएगी तो देख रहे हैं ये सारे चीजें एक तरीके से कोऑर्डिनेटेड है। इसलिए कह रहा है कि जो इसलिए इनको हम लोगों ने क्या बोल दिया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। इसलिए इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला गया, क्योंकि देख रहे हैं आप कि एक का मान लीजिए इसका ये प्रोडक्ट है, अब ये गोल्गी के लिए इसका रिएक्टेंट तो हुआ, ठीक है। अब इसके इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। देख लेते हैं इसकी एनसीईआरटी भी। देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, while each of the membranous organelle is distinct in term of its structure and function। अब सब जितने भी मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल्स हैं वो उनका स्ट्रक्चर भी अलग है, उनका फंक्शंस भी अलग है, ठीक है। Many of these are considered together as endomembrane system because their functions are coordinated, उनका functions coordinated है, ठीक है। The endomembranous system include endoplasmic reticulum, ER, Golgi complex, lysosome, vacuoles. Since the functions of the mitochondria, chloroplast, peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as a part of endomembrane system, ठीक है। तो जो हमने जैसा आपको पढ़ाया गया है
सेम मुझे उसी तरीके का आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपना काम करते हैं। आइए पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। इसको पहले एक काम करिए, आप लोग लिख लीजिए, तो जिन्होंने नहीं लिखा लिखिए इसको, 1 मिनट का समय आपके पास। चलिए आइए लिखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। चलिए अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो ये नेटवर्क है, कह सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जब आप जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब इन्वेंशन हुआ और उसके एडवांसमेंट होता चला गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब सेल के अंदर देखा गया तो एक कह सकते हैं नेटवर्क था, पूरे सेल के अंदर नेटवर्क था, ठीक है। रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में घूम रहे थे, ठीक है। तो उसको हम साइंटिस्ट ने ईआर के नाम से उसको बताया, ठीक है। अब ईआर का क्या काम है, तो ईआर पहले तो आप बताइए, इसको लिख लीजिए कि नेटवर्क और साइटोप्लाज्म में पाया गया। जैसे कि ये सेल था आपका, और ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस बाइलेयर होता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस बाइलेयर। अब उसी से आउटर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन होता है, उसी के साथ ईआर कंटिन्यू होता है, ठीक है। तो ये आपका ईआर हो गया, ठीक है। अब ये ईआर हो गया। अब जो है ये देखिए कि ये आपका ईआर हो गया। अब ईआर को आप देख रहे होंगे तो कुछ स्पेस इसके अंदर है, ईआर के अंदर कुछ स्पेस इसके बाहर है। तो अंदर वाले को स्पेस को पहले इसको, ये ईआर हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। तो ये तो पहली बात, तो ये कंटिन्यू है आपके न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से, ठीक है, उसी के साथ ये लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब जो है इसके इनसाइड जो स्पेस होता है, इस इनसाइड स्पेस को कहते हैं इंट्रा लुमिनर, ठीक है। और आउटसाइड का स्पेस जो होता है, जो साइटोप्लाज्म, पहली बात तो देखिए क्या हो रहा है कि ईआर के अंदर जो है, जो स्पेस है, ईआर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्पेस है, उसको हम बोल रहे हैं आपका इंट्राल्यूमिनर पार्ट, ठीक है, इनसाइड लुमेन, ठीक है। तो इंट्राल्यूमिनर पार्ट हो गया, ठीक है। और जो स्पेस जो है साइट ईआर के बाहर है, ठीक है, जो भी स्पेस ईआर के बाहर है उसे एक्स्ट्रा लुमिनर पार्ट बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये तो ईआर ने इस स्पेस को कवर किया हुआ है, ठीक है।
अब जो ये बाहर का ये जो स्पेस है, ये देखिए ये सारे स्पेस को, ठीक है, इसको बोला जा रहा है ठीक है, तो इसको एक्स्ट्रा लुमिनर पार्ट बोला जा रहा है। अब देखा जाए तो ये हो रहा है कि कुछ पार्ट्स में, ईआर के कुछ पार्ट में आपको राइबोसोम देखने को मिलते हैं, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से राइबोसोम आपको देखने को मिलते हैं, कुछ पार्ट में आपके राइबोसोम देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ रफ रफ दिखाई दे रहा है, ईआर देखिएगा नीचे वाले पार्ट को देख रहे हैं आप, तो ये रफ दिखाई दे रहा है, तो इसको हमने लोगों ने बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इस पार्ट को अगर देखेंगे तो इसको बोल दिया गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, तो इस पार्ट को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया गया। और जो जहां पे राइबोसोम नहीं है, ये राइबोसोम है आपका, और जहां पे आपका राइबोसोम नहीं है उसे वो देखने में स्मूथ लग रहा है, तो उसे बोल दिया गया स्मूथ। तो इसे बोल दिया गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम अलग होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम अलग होता है। बेसिकली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपका लिपिड सिंथेसिस करने का काम में आता है। तो लिख लिया जाए इसको, पहले आप इसको बनाइए, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको इंट्रा हटा भी सकते हैं, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए लुमिनर पार्ट, ठीक है, लुमिनर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। चलिए क्या होता है कि लिख लीजिए इसको, ई आर डिवाइड इंट्रा सेलुलर स्पेस इन टू पार्ट। इंट्रासेल्युलर स्पेस क्या है, सेल के अंदर जो स्पेस है उसको इंट्रासेल्युलर स्पेस बोला जा रहा है, ठीक है। टू पार्ट क्या है, एक तो फर्स्ट लुमिनर, दूसरा एक्स्ट्रा लुमिनर, ठीक है, पहला लुमिनर दूसरा एक्स्ट्रा लुमिनर, ठीक है। अब दूसरी बात ये आ रही है कि आपका जो है ये कहा जा रहा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में उसका काम आता है, ठीक है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है
तो ये जो है आपका सिंथेसिस करता है लिपिड को, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं इसकी एनसीईआरटी भी। पहले इस फिगर देखिए आप, तो ये एरिया आप जब देख रहे हैं, ठीक है, ये एरिया, तो यहाँ पे कहीं आपको राइबोसोम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और ये देखिए, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका राइबोसोम ये दिख रहा है आपको, ये है राइबोसोम, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये जो है न्यूक्लियस से कॉन्टिन्यू है, ठीक है, ये न्यूक्लियस से कॉन्टिन्यू हो रहा है, ठीक है, आपका ईआर, ठीक है। चलिए आइए पढ़ लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक सेल reveal the presence of network or reticular of teeny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। आइए, hence ER divide the intracellular space, ये कह रहे हैं उसको बाद में नहीं बुला देंगे, चलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं, सॉरी, चलिए यहां से पढ़ लेते हैं। Hence, ER divide the intracellular space into two distinct compartment, that is luminar inside ER, जो ER के अंदर की स्पेस है, देखिए ये स्पेस आपको दिख रहा होगा ER के अंदर का, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है, इंट्रालेमिनर स्पेस एंड एक्स्ट्रालेमिनर स्पेस, साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट, ठीक है। साइटोप्लाज्म, अब यहाँ पे जो स्पेस होगा इसकी बात कर रहा है, ठीक है। The ER often shows ribosome attached to their outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum। जो आपका ER का पार्ट है, जो आपका राइबोसोम अटैच कर रहा है, उसको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया, ठीक है। In absence of ribosome, they appears smooth and are called smooth endoplasmic reticulum, ठीक है। अब राइबोसोम के एब्सेंस में उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देंगे। RER is frequently observed on the cell activities involved in protein synthesis। तो जो RER है वो बेसिकली आपका प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, ठीक है, एंड सिक्रीशन, ठीक है। They are extensive and continue with the outer membrane of the nucleus। तो ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि न्यूक्लियस का ये आउटर स्पेस है, वहीं से आपका ER कंटिन्यू होता है, ठीक है। चलिए, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड के लिए लिपिड को सिंथेसिस करता है, ठीक है। In animal cell, lipid-like steroidal hormone are synthesized in SCR। और जो एनिमल सेल के अंदर जो है लिपिड लाइक जो स्टेरॉइडल होते हैं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं, वो भी जो लिपिड जैसे होते हैं, वो आपके SCR से सिंथेसिस होते हैं। लिख लीजिए इसको, इन एनिमल lipid like steroid SCR, ठीक है।
तो बेसिकली ये आपका था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको एक बार लिख लीजिए आप जल्दी से, आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी करिए। चलिए लिखते हैं, अगला स्लाइड अपना शुरू करते हैं। गोल्गी बॉडी है, ठीक है। गोल्गी बॉडी लिख लीजिए, गोल्गी बॉडी लिख लीजिए। अब गोल्गी बॉडी क्या था, तो बेसिकली क्या हुआ था कि सबसे पहले जो कैमिलो गोल्गी थे, उन्होंने 1898 में जो है एक न्यूक्लियस के पास जो है डेंस स्ट्रेन स्ट्रक्चर देखा उन्होंने, ठीक है। जब उसको स्ट्रेन किया तो उन्होंने स्ट्रक्चर देखा, एक डेंस स्ट्रेन स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, जिसको उन्होंने गोल्गी बॉडी नाम दिया, ठीक है। अब गोल्गी बॉडी जो है उसमें जो है बहुत सारी सिस्टर्नी होती है। ये जो बेसिकली जो होता है फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, रेटिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो है न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि गोल्गी जो बॉडी होता है वो क्या करता है, तो मॉडिफिकेशन का काम करता है। जो ईआर से जो भी सबस्टेंस आते हैं, ठीक है, ईआर से जो भी सबस्टेंस आपके प्रोटीन हो गया, तो लिपिड हो गया, इसको मॉडिफाई करने का काम आपका गोल्गी बॉडी करता है, ठीक है। तो इसको लिखिए आप जल्दी से, कैमिलो गोल्गी 1898, ठीक है। 1898 में जो है कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर्ड डेंस स्ट्रेन स्ट्रक्चर called it गोल्गी बॉडी। तो उसको उन्होंने गोल्गी बॉडी का नाम दे दिया, ठीक है। अब गोल्गी बॉडी जो होता है वो आपका जो कह सकते हैं फ्लैट होता है, ठीक है। वो कुछ तरीके के फ्लैट, मतलब अगर देखेंगे तो ऐसे फ्लैट होगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे तो डिस्क शेप होता है, डिस्क शेप समझते हैं आप लोग, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। और इसका जो बेसिकली ये जो सिस्टर्नी होता है, गोल्गी कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो इसका ये सिस्टर्नी का जो डायमीटर होता है वो बेसिकली 0.2 से 1 माइक्रोमीटर के आसपास का होता है, ठीक है। अगर एवरेज लेना चाहे तो 0.5 माइक्रोमीटर के आसपास में इसका सिस्टर्नी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो होता है डिस्क शेप में होता है, डिस्क शेप, रेटिकुलर शेप में होता है, कुलर सिस्टर्नी शेप बोल सकते हैं आप इसको, सिस्टर्नी डिस्क शेप सिस्टर्नी, ठीक है। अब जो है क्या होता है कि ये तो आपका इसका जो आप देख रहे हैं मेजरमेंट भी देख लिया आप लोगों ने, और ये इस तरीके से पूरा इस तरीके से अरेंज रहता है, देखिए ये इस तरीके से अरेंज होता है, ठीक है। ये इस तरीके से पैरेलली, जैसे ये चीज है, फिर इसके पास ये चीज आगे, दूसरी आगे, तो ये चीजें पैरेलल है ना, तो इसी तरीके से पैरेलली इस तरीके से अरेंज रहता है, ठीक है, कंसेंट्रिक के फॉर्म में। जैसे कि कंसेंट्रिक इस तरीके से होता है ना, अगर हम इसको ऐसे हटा दें, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कंसेंट्रिक फॉर्म में ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
ठीक है। अब ये बात आती है कि इनका जो नंबर होता है सिस्टर्नी का, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है। अब ये काम आता है कि एक पार्ट को हम, सॉरी, इस साइड के पार्ट को हम जो है सिस फेस बोलते हैं। इस साइड को हम जो है कॉन्वेक्स शेप भी बोलते हैं। ठीक है। इस साइड को हम फेसिंग शेप भी बोलते हैं। ठीक है। देखिए क्या होता है कि ये जो साइड है इसको हम सिस फेस बोल दिए। ठीक है। इसी को हम जो है थोड़ा और अच्छे से इसको लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं सिस फेस, इसी को हम बोल देते हैं फॉर्मिंग फेस। और इसी को बोल देते हैं कॉन्वेक्स फेस। ठीक है। और इस फेस को, आगे वाली फेस को, इस साइड को हम बोलते हैं ट्रांस फेस। ट्रांस फेस बोल देंगे। इसे मैच्योरिंग फेस बोल देते हैं। मैच्योरिंग फेस बोल देंगे। और इसी को है जो है हम कॉनकेव शेप बोल देंगे। ठीक है। कॉनकेव फेस बोल देंगे। ठीक है। अब इस साइड से देख रहे हैं आप, तो ये कॉनकेव है, ये वाला साइड आपका कॉनकेव है। ठीक है। और ये वाला साइड आपका कॉन्वेक्स शेप है। ठीक है। तो जो भी चीजें जो हैं मॉडिफाइड होने के लिए जो है, जो भी सबस्टेंस होते हैं, मटेरियल, इसको लिख सकते हैं मटेरियल विच इज फॉर्म बाय द ER, या प्रोटीन विच इज फॉर्म बाय द ER आर मॉडिफाइड इन द गोल्गी बॉडी। ठीक है। तो गोल्गी बॉडी में आके वो मॉडिफाइड होता है। ठीक है। तो इसको लिख लीजिए कि मटेरियल फॉर्म बाय ER get modify in गोल्गी। तो वो गोल्गी में मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है। और इसमें मटेरियल में आपके प्रोटीन भी है, लिपिड भी है। ठीक है। और जो गोल्गी होता है मेजरली ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाता है। ठीक है। तो गोल्गी बॉडी फॉर्म glycolipid and ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये ग्लाइकोलिपिड भी बनाता है। ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाता है। ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। इसी में एक चीज ये लिख लीजिए, देख लीजिए जैसे क्या होता है कि आपका ये सेल था। ठीक है। ये सेल था। तो इस यहाँ पे ER था। ER ने अपना सबस्टेंस इसको दिया। ठीक है। गोल्गी को दिया। ठीक है। अब गोल्गी को इसने जब अपना सबस्टेंस दिया तो इसके बाद इसने इसको मॉडिफाइड किया। अब इसका जो सबस्टेंस ER ने दिया उसको गोल्गी ने मॉडिफाइड किया। अब ये जो सबस्टेंस है, ये जो सबस्टेंस है, या तो ये सेल के आउटर बाहर चला जाए। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा। अगर इसको हम सेल के बाहर डाल दें,
ठीक है। तो ये आपका इंट्रा, इसको एक मिनट रुकिए, इंटर सेलुलर सबस्टेंस, ठीक है। या तो ये बाहर की तरफ इसको सेल के आउट, सेल के बाहर इसको फेंक दिया जाए, ठीक है, सेल के बाहर अगर इसको निकाल दिया जाए, ठीक है, तो इसको इंट्रा सेलुलर सबस्टेंस बोल देंगे, ठीक है, इंट्रा सेलुलर सबस्टेंस। और अगर जो है सेल के अंदर ही है तो उसे वो जो है सेल के अंदर कुछ सिक्रीशन काम करेगा, ठीक है, वो जो है ये वो जो है जो आपका सेल के अंदर जो है, तो सेल के अंदर उसका कोई काम हुआ तो सेल के अंदर चला जाएगा, और सेल के अगर बाहर कोई सामान करना है तो उसे बाहर कोई काम है, सेल के बाहर और कोई काम है तो वो बाहर चला जाएगा, तो उसे एक्स्ट्रा इंट्रा सेलुलर सबस्टेंस बोल देंगे। जो इस पे आउट ऑफ द स्पेस होगा सेल होगा, ये क्या होगा, आउटर टू सेल, ठीक है, यह सेल के बाहर होगा, या तो ये सिंथेसिस ये सेल के अंदर ही हो, ठीक है, या ये सेल के अंदर ही की इसका कोई काम, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी इसकी पढ़ लेते हैं, गोल्गी एपरेटस का, ठीक है। देखिए इसको हम जो सिस्टर्नी बोल देते हैं, ठीक है, ये सिस्टर्नी हो गया आपका गोल्गी एपरेटस, ठीक है। चलिए कैमिलो गोल्गी 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व डेस्नी स्ट्रेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पास इन्होंने पाया था इसको, ठीक है। दिस वेर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडी आफ्टर हिम, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्नी ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, फिगर देख लीजिएगा। दीज आर स्टॉक पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। Varied number of cisternae are present in a Golgi complex, ठीक है। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus within the distinct convex sheath or forming face and concave trans or maturing face, ठीक है। The cyst and trans face of the organelle are entirely different, ये जो सिस और ट्रांस फेस है वो इंटायरली डिफरेंट है, ठीक है, पर ये कनेक्टेड है, ठीक है, बट इंटरकनेक्टेड, ठीक है। द गोल्गी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर्ड आइदर इंट्रा सेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउट द सेल, सेल के अंदर डालना है, ठीक है, या सेल के बाहर डालना है, ठीक है। अगर सेल के अंदर डाल रहे हैं तो इंट्रा सेलुलर सबस्टेंस होगा, अगर सेल के बाहर डाल रहे हैं तो इंटर सेलुलर सबस्टेंस होगा, ठीक है। और जो टारगेट होंगे जहां पे भेजना है तो इंटर सेलुलर टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आपकी गोल्गी बॉडी के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइसोसोम, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा। Material to be packed in the form of vesicle from here fuse the cis face of the Golgi apparatus, वही cis face से ये आपका देखिए, इसको देखिए, फिगर देखिए, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट, देखिए अब वेसिकल, ठीक है, अब ये वेसिकल्स आया, ठीक है, ये वेसिकल आपका, ये वेसिकल यहाँ पे आया, ठीक है। अब यहाँ से ये मैच्योर होगा और ये देखिए यहां से पहले इस तरीके से होते हुए ये बाहर को निकल जाएगा, ठीक है, ये जो है आपका सिक्रीट हो जाएगा बाहर। चलिए फिर से देख लीजिए, मटेरियल टू बी पैक्ड, material to be packed in a form of vesicle from the ER fused with the cis face of the Golgi apparatus and move toward the maturing phase, मतलब यहां से फ्यूज होगा और मैच्योरिंग फेज की तरफ बढ़ेगा, ठीक है।
This explain why the Golgi apparatus remain close associated with the endoplasmic reticulum. इससे ये पता चल रहा है कि क्यों गोल्गी बॉडी जो है ER के पास होता है, ठीक है। A number of proteins synthesized by the ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from the transphase. Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid. तो ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को फॉर्म करने का मेजर साइट है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइसोसोम, ठीक है। उसके पहले आप जो है इसको लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक अपना। लाइसोसोम, ठीक है। अब लाइसोसोम क्या होता है, तो ये जो है आपका गोल्गी बॉडी से जो भी सब्सटेंस निकलते हैं उसी में से लाइसोसोम भी बनता है, ठीक है। अब लाइसोसोम जो होता है बेसिकली ये एक्टिव पीएच पे काम आता है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, ठीक है। तो इट इज अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, इट इज अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। तो ये जो है बेसिकली मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, ठीक है। ये आपका मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है और जो है वर्क एट एसिडिक पीएच, वर्क एट एसिडिक पीएच। बेसिकली तीन पीएच पे काम करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो है जैसे क्या होता है कि सेल में कोई सब्सटेंस अगर खराब हो जाता है तो उसको मारने का काम, उसको खत्म करने का काम लाइसोसोम का होता है। इसके अंदर जो है लाइसोसोम के अंदर, इसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो चीजों को खत्म करने गलाने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। इनके अंदर हाइड्रोलेज होता है, इनके अंदर प्रोटीएज होता है, इनके अंदर आपका लाइसोजाइम होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इनके अंदर मतलब जो भी सब्सटेंस आपको किसी चीज को मारना हो, कोई सब्सटेंस खत्म करना हो, तो ये आपका लाइसोसोम का काम होता है। इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ठीक है। और जब सेल जो है वो डैमेज हो जाता है तो ये ब्रस्ट होता है और पूरे सेल को खत्म कर देता है, ठीक है। तो इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और चलिए इसको तब लिख लेते हैं हम लोग आराम से। तो वर्क ये एसिडिक पीएच पे काम करता है, ठीक है। इसके पास होता है इट हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक, लाइक लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस। तो इसके पास बेसिकली बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, कार्बोक्सिलेज हो गया, ठीक है।
कार्बोक्सिलेज हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली चीजों को गलाना खत्म करने का काम इसी का होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लाइसोसोम के बारे में। देखिए, these are the membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus, ठीक है। The isolated lysosome vesicles have been found to be very rich almost all the type of hydrolytic enzyme, ठीक है। सारे तरीके के हाइड्रोलिटिक एंजाइम थे, हाइड्रोलेज जैसे कि लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, कार्बोक्सिलेज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेज हो गया, ठीक है। स्पेलिंग उसका गलत हो गया, थोड़ा लिख लीजिए इसको। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है। ऑप्टिमली एक्टिव पीएच, एसिडिक पीएच, ठीक है। इनका जो एक्टिवेशन होता है वो एसिडिक पीएच पे होता है, बेसिक पीएच पे ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, तो ये जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को, न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। तो ये सारे इसके फंक्शन से जल्दी से आप इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। हो गया होगा, चलिए नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स, ठीक है। अब वैक्यूल्स क्या होता है, तो जैसे कि ये अगर आपका सेल है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये अगर आपका सेल है तो इसका सेल का जो है 90% ऑफ द स्पेस वैक्यूल्स ही कवर कर लेता है, वैक्यूल्स ही वैक्यूल्स ही 90% ऑफ द स्पेस कवर कर लेता है, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा इसको। तो 90% ऑफ द स्पेस जो है आपका वैक्यूल ही कवर कर लेता है, ठीक है। और जो है पहली लिख लीजिए, पहली बात तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। और इसके मेम्ब्रेन को सिंगल मेम्ब्रेनस होता है और इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो क्या होता है कि इट इज और मेम्ब्रेन को जो है टोनोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है। और इट ऑक्युपाई 90% ऑफ द स्पेस।
सेल स्पेस का 90% यही ऑक्यूपाई कर लेता है। होता क्या है कि इसमें जो है वाटर स्टोर होता है, सैप स्टोर होता है, और वो सबस्टेंस जो सेल के लिए जरूरी नहीं है, वो सारी चीजें आपका वैक्यूल में स्पेस स्टोर हो जाता है। तो स्टोर वाटर सैप substance which is not required by cell। इसीलिए इसका जो कंसंट्रेशन होता है, वो सेल के साइटोप्लाज्म से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अब कोई भी सब्सटेंस है, इसको हम जो है यहाँ से उठा के इसमें डाल रहे हैं, यहाँ से इसको उठा के डालें, और ये डालते भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू डालते हैं, जिससे हमें एटीपी भी देना पड़ता है। तो ये एक एनर्जेटिक प्रोसेस है। अब सेल से उठा के हाई कंसंट्रेशन में अगर आप कोई सब्सटेंस डाल रहे हैं तो आपको एटीपी तो देनी ही पड़ेगी, और जब हाई कंसंट्रेशन में और आप जो सब्सटेंस डालते जाएंगे तो उसका कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है कि ये इसका जो है कंसंट्रेशन जो होता है वैक्यूल्स का, ये ज्यादा ही होता है। ठीक है, अब जो है एक चीज लिखा हुआ है कि जो अमीबा होता है तो वो जो है अपना ऑस्मो रेगुलेशन जो है जो है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल से अपना ऑस्मो रेगुलेशन कर लेता है। ठीक है, तो अमीबा एक मिनट रुकिएगा, अभी नहीं बात। अमीबा, सॉरी, चलिए, अमीबा जो है यूज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मोराइनेशन ऑस्मोराइनेशन क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड में जो बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करना, उसके सॉल्ट्स को बैलेंस करना। ठीक है, कितना वाटर है, कितना वाटर उसके बॉडी को चाहिए और कितना नहीं चाहिए, इस सब चीजों को बैलेंस जो है अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। ठीक है, और जो है एक्सक्रीशन का भी काम करता है। एंड एक्सक्रीशन, एक मिनट, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन का काम करता है। ठीक है, अब जो है जो प्रोटिस्टा होता है, प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो फूड वैक्यूल क्या काम करते हैं, तो फूड एंगल्फ करने का काम करते हैं। ठीक है, फूड मतलब जो है कि मान लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपका सेल है। ठीक है, प्रोटिस्टा का सेल है, और ये बाहर आपका कोई सबस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो है अपना इसको अंदर खा लेगा, और जो है यहाँ पे खाना अब अंदर आ गया है तो इसको जो लेयर चढ़ा देगा। ठीक है, तो ये एक तरीके के वैक्यूल बना लेता है, आपका फूड वैक्यूल बना लेता है। ठीक है, तो अमीबा हो ही गया था, प्रोटिस्टा जो है
तो जो है खाना खाने के बाद वो जो है आपका फूड वैक्यूल बना लेता है अमीबा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी आपका वैक्यूल्स के बारे में हो गया, ठीक है। इसको जल्दी से लिखिए फटाक देने, उसके पहले रुक जाइए, पहले हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए वैक्यूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. इट contain water, sap, excretory product and other material not useful for the cell, ठीक है। The vacuole is bound by single membrane called tonoplast. तो ये सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, ठीक है। शायद मैंने इसको लिखा नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट इन द प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर्स ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, ठीक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके वो जो है सब्सटेंस को वैक्यूल्स के अंदर डालते हैं, ठीक है। हेंस their concentration is significantly higher than the vacuoles than in the cytoplasm. तो साइटोप्लाज्म से ज्यादा कंसंट्रेशन जो होता है आपका वैक्यूल्स के अंदर होता है, ठीक है। इन अमीबा द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब पानी होने फ्लूइड बैलेंस करना, ठीक है, एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन में काम आना, ठीक है। अब क्या होता है, मेनी सेल एज द प्रोटिस्टा फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म बाय एंगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल. फूड पार्टिकल को खाने के बाद जो है फूड वैक्यूल बनता है, ठीक है, किसमें, प्रोटिस्टा में। चलिए तो जल्दी से इसको लिख लीजिए फटाक देने बिना देरी किए, चलिए। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट अपना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक का होता है, ठीक है। बस यही करेक्शन इसमें कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया। अब माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है इजिली, देखिए क्या होता है कि ये इजिली जो है आपका माइक्रोस्कोप में दिखता नहीं है, ठीक है। तो उसको स्पेशल स्ट्रेन किया जाता है, ठीक है, इसको स्ट्रेन किया जाता है तब ये तो जाके दिखता है। अब जो होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है सबको पता है भाई, पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है, क्योंकि एटीपी बनाता है। अब जो है ये एटीपी बनाता ही है आपका। अब जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, पहली बात तो ये है कि इसमें जो इसका ल्यूमेन होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया का जो ल्यूमेन होता है, ये आपका ल्यूमेन है, ठीक है, ल्यूमेन है, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया का ल्यूमेन है, ठीक है। अब जो इसमें चूंकि माइक्रोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक है,
ये जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेनस है। तो जो डबल मेम्ब्रेनस है तो बाहर वाला जो है तो वो तो कंप्लीट है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, ये आपका पूरा कंप्लीट है, ठीक है। पर जो इनर मेम्ब्रेन है वो सिस्टर जो आपका क्रिस्टा के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो मैट्रिक्स हो गया इसको हम मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है, इसको हमने मैट्रिक्स बोल दिया। अब जो है इनर वाले मेम्ब्रेन को क्रिस्टा बोल देते हैं हम लोग। इनर वाले मेम्ब्रेन को क्या बोल दिया हम लोगों ने, इनर वाले को क्रिस्टा बोल दिया, ठीक है। अब जो बात आती है कि जो माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है तो उसका जो लेंथ होता है, ठीक है, और जो उसका ब्रीथ होता है उसका जो है जो डिस्क्रिप्शन जो है उसमें लिखा गया है कि जो इसका ये वाला एरिया जो होता है विड्थ जो होता है वो जो है 0.2 माइक्रो से लेके 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 0.5 माइक्रोमीटर बोल दीजिए, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, 0.5 माइक्रोमीटर बोल दीजिए, ठीक है। और जो ये वाला एरिया होता है ये जो लेंथ होता है इसका वो 1 से लेके 4 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, ठीक है, 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो ये था जो इनका जो नंबर है सेल के अंदर वो वेरिएबल होता है। अब जैसे कि मान लीजिए जो सेल्स ज्यादा काम कर रहे हैं उनके अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा, और जो सेल कम काम कर रहे हैं उनके अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। तो इनका जो है फिजियोलॉजिकल जो वर्क है उसके हिसाब से इनका नंबर जो है वेरी करता है, और इनका जो शेप होता है वह भी वेरी करता है। इनका जो शेप है सॉजेस शेप हो सकता है, ठीक है, इनका शेप सिलेंड्रिकल हो सकता है। तो लिख लीजिए हैं इसको कि माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। पहली बात तो सबको पता है वो लिख लेते हैं, नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल because it form ATP, ठीक है। तो ये ATP बनाता है इसलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और इसको जो है क्या बोलते हैं, तो ये जो है आपका इसका जो नंबर है इट्स नंबर varied by physiological function of cell। तो जो सेल का फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है उस हिसाब से इसका नंबर वेरिएट करता है, ठीक है। और जो है इसका जो शेप होता है इस शेप में भी सॉजेस शेप और सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है, सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, ठीक। सॉजेस शेप हॉट डॉग देखा होगा आप लोगों ने, उसी तरीके का ये दिखता है, ठीक है। अब जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है ना कि माइक्रोकॉन्ड्रिया स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके पास खुद का इसका डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, और इसके पास आरएनए होते हैं, इनके पास राइबोसोम होते हैं, और जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी सबस्टेंस है वो सारी चीजें माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए कि जो माइक्रोकॉन्ड्रिया
जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, ठीक है। तो सबस्टेंस जो है रिक्वायर्ड है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो सारी चीजें आपको माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। और जो एक चीज और है कि जो ये होता है डिवाइड करते हैं फिजन के थ्रू, ठीक है। ये डिवाइड भाई, ठीक है। तो ये फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। चल देखिए ये इनफोल्डिंग हो गया आपका प्रोटीन का, है ना। और ये आउटर लेयर जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। चलिए पढ़ते हैं। Mitochondria, single mitochondrion unless specifically strained are not easily visible under the microscope, ठीक है। The number of the mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cell. In terms of the shape and size, also consider degree of variability is absorbed, ठीक है। Typically it is sausage shape, ठीक है, or cylindrical, having a diameter of 0.2 to 2.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। एवरेज जो है आपका 5 माइक्रोमीटर है, एंड द लेंथ 1 से 4 माइक्रोमीटर के बीच में, ठीक है। Each mitochondria is double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing the lumen distinctly into two aqueous compartment, ठीक है। तो दो aqueous compartment में आप देख रहे होंगे, ये कंपार्टमेंट ये हो गया, ये कंपार्टमेंट ये हो गया, तो दो aqueous compartment हो गए, ठीक है। Two aqueous compartment, ठीक है, that is the outer compartment and the inner compartment, ठीक है। The inner compartment is filled with a dense substance called matrix. तो जो मैट्रिक्स है वो डेंस सबस्टेंस है, इसको अगर चाहो तो लिख सकते हैं आप मैट्रिक्स, डेंस सबस्टेंस, डेंस, ठीक है। तो ये आपका डेंस सबस्टेंस हो गया, ठीक है। ये तो आपका डेंस सबस्टेंस हो गया, ठीक है। आइए, the outer membrane form the continuous limiting boundary of the organelles and the inner membrane form membrane numbers of enfolding called crista, single crista, crista is single toward the matrix, matrix के अंदर, ठीक है। अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपका मैट्रिक्स के अंदर की तरफ ये क्रिस्टा फोल्ड है, ठीक है। चलिए, द क्रिस्टा इंक्रीज सरफेस एरिया, पहली बात तो क्रिस्टा जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक बार ये लिख लीजिए तो चलिए, क्रिस्टा इंक्रीज सरफेस एरिया, क्रिस्टा पहली बात तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, और दोनों मेम्ब्रेन के पास इनके खुद के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, बोथ है मेम्ब्रेन have its own enzyme, दोनों मेम्ब्रेन के पास इनका खुद का एंजाइम होता है, ठीक है, जो इनके फंक्शंस को काम करने में मदद करते हैं, ठीक है।
Crystal increase surface area. The two membrane have their own enzyme specifically associated with the mitochondrial function. ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया फंक्शंस के लिए जो एंजाइम्स होते हैं जो काम करते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया के लिए, एक फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए काम आता है, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत सारा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। They produce cellular energy in form of ATP, hence they are called powerhouse of the cell. ठीक है, the matrix also possess single circular DNA molecule, a few RNA molecule, a ribosome, 70S, and the component required for synthesis of protein. The mitochondria divide by fission. ठीक है, तो एक चीज और देख लेते हैं कि mitochondria is a site of chondria is the site of तो ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में इनका काम है, ठीक है। तो ये था जो है हमारा सेल के बारे में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आइए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल। तो प्लांट सेल कैसे डिफर है एनिमल सेल्स में, उनके पास सेल वॉल है, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए, चलिए इसको देखिए। Identify the part label A, B, C in the diagram given. Alter structure plant of the cell and select the corner. चलिए A, B, C, D इसमें बताइए आप, ठीक है। देखिए D जो है आपका गोल्गी है, ठीक है। डी तो आपका गोल्गी हो गया। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं, यार खत्म, यार खत्म। अब दो चीजें हैं, ठीक है। बी देखिए, ये जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया लग रहा है, ठीक है। तो सी आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। इसमें भी माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बी देखिए, बी जो है आपका क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट कल वाले क्लास में हम सीख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और ए जो है, ये देखिए ये चीज सेल वाला है, ठीक है। और ये अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। चलिए एक काम करिए इस पे, ये बेसिकली आपका एनिमल सेल है, ठीक है। चलिए, बी जो आपका न्यूक्लियस है, सी जो है आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया, ए जो है, डी जो है आपका गोल्गी है, और ए जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो देखिए क्या है, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, ये दोनों खत्म हो गए पहले ही से, ठीक है। बी जो आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है, वैक्यूल नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए,
अटेम्प्ट करिए इसको जल्दी से। चलिए, द बेस्ट मटेरियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर किस पे किया गया था? आरबीसी के ह्यूमन पे किया गया था, तो ये आपका हो गया। Which chemical property is shared by all type of lipid forming plasma membrane? देखिए, कर लिया होगा आप लोगों ने। तो लिपिड में जब देखा गया तो एक तो फॉस्फेट ग्रुप था, एक हाइड्रोफोबिक टेल था, ठीक है। तो सारे लिपिड जो होते हैं सारे सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट यूकैरियोट में दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। अब सेम होते हैं तो जो उनका लिपिड का स्ट्रक्चर जो होगा वो भी सेम होगा, और लिपिड में जनरली फॉस्फोलिपिड आता है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, करिए इसको जल्दी से। चलिए, फॉस्फोलिपिड phospholipid a phospholipid molecule is amphipathic and produce two layer coming contact with H2O. The head of the phospholipid molecule is, तो फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल है आउटसाइड रहते हैं, ठीक है, आउटर टू द सरफेस, ठीक है, बाहर सरफेस के बाहर होते हैं, ठीक है। यही ना आपके फॉस्फेट के ये ग्रुप हो गए, बाहर की तरफ है, ठीक है। लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विथ पोलर हेड जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, और हाइड्रोफोबिक टेल जो होते हैं अंदर की तरफ होते हैं। तो पोलर हेड टुवर्ड इनसाइड, ये तो गलत हो गया। बोथ हेड एंड टेल टुवर्ड आउटसाइड, ये गलत हो गया। हेड टुवर्ड आउटसाइड, हेड टुवर्ड आउटसाइड, टेल टुवर्ड इनसाइड, बोथ हेड एंड टेल टुवर्ड, ये गलत हो गया। और हेड जो है बाहर की तरफ रहते हैं और टेल जो होता है अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। विच इज द बेस्ट वे टू सेपरेट द इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम ग्रीन लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्म? ये बेसिकली अपनी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, तो इसको मत करिए, ठीक है। चलिए इसको करिए।
चलिए आइए, इसको मत करिए आप। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, दिस मींस allow all molecule to pass through, नहीं। allow only water to pass through, नहीं। allow only certain material to pass through, हाँ। allow all ions pass through, नहीं। मतलब कुछ ही मॉलिक्यूल्स को जो है आपका सेल मेम्ब्रेन जो है वो पास करने देता है, ठीक है, इसीलिए तो सेलेक्टिव परमिएबल है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग काम करिएगा, जितना भी पढ़ा गया है, ठीक है, उसको आप लोग एकदम अच्छे से रिवाइज करके आइए, ठीक है। और जो है एनसीईआरटी आप लोग जरूर से जरूर पढ़िए, ठीक है। देखिए हमारा जो पेपर होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, ठीक है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस जो है एनसीईआरटी को पढ़िए आराम से, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़िए और उसी से आपके जितने भी पूरे के पूरे नंबर आपके एनसीईआरटी से ही आ जाएंगे, आपको अदर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी बात पे थैंक यू। मुस्कुराते रहिए आप लोग, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, चलिए।